हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी हिस्ट्री की क्लासेस जो आपके बीए सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत का उदय जो है हमारे चैप्टर का नेम है और ये चैप्टर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बीए के विद्यार्थियों के लिए है ही, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। तो इसका जो आज हम करेंगे पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले जो है आपके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और इसकी जो प्लेलिस्ट जो है मैंने आपके लिए बना दी है। तो प्लेलिस्ट आप ज़रूर विज़िट कीजिए और अपने चैप्टर को पूरा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में देखिए मैंने आपको जो है मोहम्मद गोरी का पढ़ाया था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि कौन था, किसका था ये, ठीक है, किसका दास था, कैसे इसने वैवाहिक संबंध बनाए, किस तरह इसने अपनी सफलताएं प्राप्त की। आराम शाह जो इसका पुत्र था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद है इल्तुतमिश, जिसका टाइम पीरियड 11 से लेकर 12 से 36 तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो इल्तुतमिश का रहा है। तो कल मैंने आपको इसके आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ाया था। जो जो इसने कठिनाइयाँ सही हैं वो मैंने आपको बताई थी। तो पार्ट 2 में हमने सिर्फ इतना करा था। आज बात हम करेंगे पार्ट 3 की, इल्तुतमिश की सफलताएं। इसकी सफलताएं कौन कौन सी रही हैं, तभी कह रही हूँ अगर आज आप चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले की वीडियोस आप ज़रूर देख लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश की सफलताएं। बहुत ही प्रभावशाली ये सुल्तान था। जो भी इसके सामने समस्याएं आई हैं, मुश्किल से मुश्किल समस्याएं आई हैं और ये बिल्कुल भी घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। बहुत ही पेशेंस से इसने इस चीज़ को फेस किया है। कैसे किया है वो देखते हैं। सबसे पहले है इसने विरोधी सरदारों का दमन किया है। कौन कौन से थे इसके विरोधी सरदार? एक तो थे कुतुबी, एक था मुअज़्ज़ी। ये जो 2 नाम हैं सरदारों की, ये इसका बहुत बुरी तरह से इसने दमन किया है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ये शक्तिशाली थे दोनों, और इल्तुतमिश को ये अपना सुल्तान मानने से बिल्कुल ही इनकार कर रहे थे। तो इन सरदारों ने जहांदार खां के नेतृत्व में दिल्ली के निकट इनके जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है, बहुत सूझबूझ के साथ इन दोनों के साथ इसने लड़ाई करी। और लड़ाई कहाँ पर करी है? जड़ नामक स्थान पर इन दोनों के साथ लड़ाई की। उसने न केवल विद्रोहियों को पराजित किया बल्कि जो और सरदार थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया था। और जितने सरदार बच गए थे उन सब ने जो है इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और जैसे ही जो विद्रोही सरदार थे उनको पराजित करने के बाद इल्तुतमिश ने कहाँ पर अधिकार कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसने दिल्ली पर अधिकार किया, बनारस पे किया, बदायूं पे किया और अवध पे किया। दिल्ली, बनारस, बदायूं, अवध, इन सब पर जो है इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। और यह इल्तुतमिश की महान सफलता थी। अधिकार जो है, अधीनता स्वीकार करने वाले सरदारों को इसने क्या किया था, जिस मतलब इनकी जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी इल्तुतमिश की, तो उनको सबको उच्च पदों पर इसने नियुक्त किया। उनको दिल्ली से बिल्कुल दूर भेज दिया ताकि वो कोई भी षड्यंत्र को ना रच सके। ठीक है, तो ये सरदारों की भूमिका रही है। नेक्स्ट है ताजुद्दीन है यलदौज का इसने बहुत बुरी तरह दमन किया है। कैसे किया है वो भी देखते हैं। जो यलदौज था वो इल्तुतमिश का बहुत बड़ा शत्रु था, क्योंकि यह जो यलदौज है ये मोहम्मद गोरी का सेनापति रह चुका था। आप सबको ये बात पता होगी, जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, स्टार्टिंग से सुन रहे हैं। मोहम्मद गोरी का जो था दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये था दामाद था और दास भी था इल्तुतमिश। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का ये सेनापति रह चुका था यलदौज भी। और जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है? 1206 में। 1206 में जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो यलदौज ने जो है गजनी पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। और साथ के साथ वो ये भी सोचता था कि दिल्ली की गद्दी पर वो भी अपना अधिकार समझता था। जब तुझे गजनी मिल गया है तो दिल्ली की गद्दी पर भी अपना अधिकार वो समझ रहा है। कौन? यलदौज समझता था। अब जैसे ही 1206 से लेके 6 से 10 तक का जो टाइम पीरियड है जिसमें ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसने अपने आप को क्या किया, यलदौज ने क्या किया, इसने खुद को जो है दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इल्तुतमिश के पास अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेज दिया। और इस समय जो है इल्तुतमिश बिल्कुल भी यलदौज से टक्कर नहीं लेना चाहता था। उसने कूटनीति से काम करते हुए यलदौज की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, कुछ इसके सामने कुछ नहीं बोला, चुपचाप इसके अंडर हो गया। फिर बात कैसे हुई कि 1215 में एक चीज़ हुई कि ख्वारिज़म के शाह ने गजनी पर अटैक कर दिया, क्योंकि इसका गजनी पर अधिकार था। तो
अटैक करके यल्दोज को हराकर वहाँ से भगा दिया। अब यल्दोज भागकर कहाँ आ गया, लाहौर जा पहुँचा और नसरुद्दीन कुबाचा को पराजित करके इसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। गजनी पर अटैक किया, वहाँ से वो भाग गया। शाह ने अटैक किया था, वहाँ से वो भाग गया। फिर कुबाचा पर इसने अटैक किया और इसने वहाँ पर लाहौर पर अधिकार कर लिया। अब इल्तुतमिश के लिए बहुत ये थी, परीक्षा की घड़ी थी। उसने कूटनीति से काम लिया और यल्दोज को अपना सुल्तान मानने से अब इनकार कर दिया और एक विशाल सेना लेकर लाहौर की ओर प्रस्थान किया। अब ध्यान से समझिए बात को कि पहले तो इसकी अधीनता स्वीकार कर ली क्योंकि ये इसे टक्कर नहीं लेना चाहता था। जैसे ही इल्तुतमिश को मौका मिला कि अब वो अपने ही क्षेत्र से बाहर आ गया है और अब दूसरे क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार कर लिया है, तो उसने उससे टक्कर ली। ठीक है, लाहौर पर वो पहुंचा अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर और एक स्थान है जिसका नाम है तराइन। तराइन नामक स्थान पर दोनों के बीच में बहुत गंदा युद्ध होता है और इस युद्ध में यल्दोज जो है हार जाता है और पकड़ के उसको बदायूं में डाल दिया जाता है जेल में और उसके बाद उसका वध कर दिया जाता है। इस तरह एक शक्तिशाली शत्रु का दमन जो है इल्तुतमिश ने किया और दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ और वास्तव में इल्तुतमिश की ये एक कैसी थी, एक महान सफलता थी। नेक्स्ट है नासरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध अभियान कैसे हुआ। नासरुद्दीन कुबाचा ने अपने आप को कहा था उच्च तथा मुल्तान का एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, जिस तरह यल्दोज ने किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, ये बहनोई था। याद करिए, आपको फर्स्ट जो है पार्ट में मैंने बताया था कि ऐबक ने अपनी बहन की शादी नासरुद्दीन कुबाचा के साथ की थी, तो ये उसका बहनोई भी हो गया। और इसीलिए इस कुबाचा ने इस सत्ता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने लाहौर में, बठिंडा में, कोहराम में, सरस्वती में, इन सब पर अपना अधिकार कर लिया। इतना शक्तिशाली हो गया था, ठीक है, वह कभी भी सुल्तान इल्तुतमिश के लिए खतरा बन सकता था। तो 1217 में क्या कहानी बनी कि इल्तुतमिश एक विशाल सेना लेकर इसके और लाहौर की ओर बढ़ा और दोनों की सेनाओं में ही बहुत गंदा युद्ध हुआ, जिसमें कुबाचा यानी कि ऐबक का जो बहनोई है वो यहाँ पर हार गया है और ऐबक का दामाद जो है जीत गया है। जो कुबाचा था वो पराजित होकर कहाँ भाग गया, वो भाग गया सिंध की ओर और लाहौर पर अब इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इस समय जो कुबाचा था सुल्तान से युद्ध मोल नहीं लेना चाहता था, तो सुल्तान की उसने अधीनता को स्वीकार भी कर लिया, यानी कि बहनोई अब दामाद के अंडर में हो गया। वैसे भी इस समय भारत पर मंगोल के आक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मंगोलों के वापस जाने के बाद जब कुबाचा ने पंजाब में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया, ठीक है, और 1227 में इसने फिर से लाहौर पर अटैक कर दिया। ठीक है, फिर इल्तुतमिश को फिर से मौका मिला, तो फिर इसने लाहौर और दिल्ली से बड़ी गंदी जो है दोनों दिशाओं से है भयंकर इसने युद्ध किया, आक्रमण अटैक किया और फिर से इसको पराजित कर दिया। कुबाचा भागकर भक्कर के दुर्ग में जा छिप गया और भक्कर के दुर्ग को भी इसने घेरा डाल दिया और कुबाचा ने यहाँ पर संधि का प्रस्ताव भेजा इल्तुतमिश के पास कि हम संधि कर लेते हैं। सुल्तान ने उसको जो है बंदी बना लिया। कुबाचा ने भागने का प्रयास किया, परंतु सिंधु नदी में डूबकर वो मर गया। तो ये बहुत भारी जो है इसकी सफलता थी कुबाचा के साथ। तो ये भी इसका महत्वपूर्ण अभियान था। नेक्स्ट है मंगोलों के आक्रमण से राज्य की रक्षा। बहुत अच्छे तरीके से जो है इल्तुतमिश ने हमारे भारत को मंगोलों से बचाया है। देखते हैं कैसे बचाया है। जब इल्तुतमिश अपने दो शक्तिशाली शत्रुओं का दमन कर चुका है, लगा हुआ था, तो उसी समय भारत पर मंगोलों का अटैक जो है हमें लग रहा था, खतरा उत्पन्न हो गया था। अब ये मंगोल कौन थे? मंगोल एक लड़ाकू जाति थी। नेता कौन था इसका? चंगेज़ खां था। ठीक है, तो उस समय जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मध्य एशिया के जो अनेक शहर थे वो बुरी तरह से जो तहस नहस कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को जो है मौत के घाट उतारा जा रहा था। तो 1221 की बात है, चंगेज़ खां के नेतृत्व में जो ये मंगोल सेना थी, ख्वारिज़म के शाह का पीछा करते हुए ये सिंध तक, देखिए सिंध तक ये पहुंच चुकी है। और लाहौर पहुंचने पर जलालुद्दीन मरगमनी ने एक राजदूत इल्तुतमिश के पास भेजा और अपने राज्य में शरण लेने की मांग की और इसके अलावा उसने मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता की भी प्रार्थना की। इनका जो है इल्तुतमिश का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इससे एक रिक्वेस्ट करी जा रही है कि जो मंगोल है इसके खिलाफ आप एक सैनिक सहायता भी दें और जो हमारा बंदा है उसको आप राज्य में शरण भी दो। तो जलालुद्दीन को राज्य में शरण देने का अर्थ है कि चंगेज खां से आप शत्रुता को मोल ले रहे हो। तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर कूटनीति का सहारा लिया। जो राजदूत आया था उसके पास उसको मरवा दिया
और दूसरी ओर शाह को ये कहकर मतलब कहलवाया कि भारत की जो जलवायु है ना तो उसके अनुकूल नहीं है। तो जो शाह जलालुद्दीन है उसने 2 वर्ष इधर उधर भटका, और जैसे ही भटका देश वापस लौट गया वो अपने, और मंगोल भी सिंध नदी से जो है वापस लौट गए, यानी कि सिंध नदी से आगे वो आए ही नहीं। तो इस प्रकार जो है इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लिया और मंगोलों के आक्रमण से हमारे जो है अपने दिल्ली सल्तनत को जो है बचा लिया। ठीक है, इसके बाद जो है खलीफा से हम मान्यता देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बगदाद का जो खलीफा था उसके से जो है सुल्तान के रूप में स्वीकृति के लिए इसने प्रार्थना पत्र भेजा। भाई अब मुझे आप सुल्तान कहो, उसके पास एक प्रार्थना पत्र भेजा और खलीफा ने 1229 ईस्वी में उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। उसने जो है इल्तुतमिश को क्या कहा, अमीर उल मोमिन, वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर उल मोमिन जो है इसको कहा, यानी इसका मतलब क्या है कि मुसलमानों का वो प्रधान है और खलीफा का ये सहायक है। इसकी उपाधि जो है खलीफा ने इल्तुतमिश को दी और साथ ही सुल्तान के लिए खिल्लत वेशभूषा भी भेजी, वेरी इंपॉर्टेंट, खिल्लत वेशभूषा भी जो है भेजी गई। और ये सब औपचारिकता निभाने के लिए थी, परंतु सुल्तान की स्थिति जो है अत्यधिक जो है सुदृढ़ हो गई थी। इसकी सफलताओं को देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक विजेता था, उसके साथ एक शासक प्रबंधक भी था। इसने अपने साम्राज्य को अनेक एकताओं में विभाजित कर रखा था। एकता का अर्थ क्या होता है? एकता का अर्थ होता है भूभाग जो सुल्तान द्वारा किसी अधिकारी को जो है प्रदान किया जाता था। ठीक है, एक भाग है, एक भूमि का टुकड़ा है जो सुल्तान किसी भी अधिकारी को देता था। जो उस टुकड़ा होता था, जो उसका मुखिया होता था, तो उस मुखिया को हम जो कहते थे उसको हम इक्तदार कहते थे। क्या कहते थे? इक्तदार कहा जाता था। और इस प्रकार जो इक्ता एक तरह से एक प्रांत को कहा जाता था। अब इक्तदार का क्या काम था? इक्तदार का प्रमुख कार्य ये था कि अपने अधीन प्रदेशों में आपको शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और आवश्यकता अगर आपको पड़ती है तो सुल्तान को आपने सैनिक सहायता भी देनी है, और अगर आपको लगता है तो आपको भूमि कर भी इकट्ठा करना है। इक्तदार कहीं शक्तिशाली ना हो जाए, उसे इस चीज़ का डर लगा रहता था कि अपने आप को वो सुपीरियर ना मानने लग जाए। तो जो सुल्तान था यानी कि जो इल्तुतमिश था, उनकी तब्दीली जो है दूर दराज के क्षेत्रों में करते थे। तो इस तरह जो है इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को कुशलता प्रदान करने के लिए भी हिंदू अधिकारियों का भी इसने सहयोग प्राप्त किया है, क्योंकि हिंदू अधिकारी देश की स्थिति से पूरी तरह परिचित थे। अपनी स्थिति को इसने सुदृढ़ किया। 40 तुर्क सरदारों की इसने 40 तुर्क अमीर सरदारों की इसने परिषद बनाई, जिसे क्या कहकर कहा गया? चहलगामी, तुर्क ए चहलगामी अथवा चालीसा जो है इसको कहकर इसको कहा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सरदार जो थे बिल्कुल योग्य थे, शक्तिशाली थे, सुल्तान के प्रति ये निष्ठावान थे और अपनी सभी कार्यों में जो है सुल्तान की ये सहायता करते थे। न्यायप्रिय शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, और अपने जो है जनता है उसके न्याय प्रदान करने के लिए अपने राज्य में अनेक काजियों की भी नियुक्ति करता था। ठीक है, और सुल्तान की अदालत में अपील करने का सबको अधिकार था। चांदी के सिक्के यहाँ थे, चांदी के सिक्कों को टंका कहा जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में? जीतल कहा जाता था, जीतल। और इन सिक्कों पर आपको अरबी भाषा में सुल्तान और खलीफा का नाम अंकित किया जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अब हम इसका मूल्यांकन करें तो शासकों में इल्तुतमिश बहुत ही उच्च कोटि का था। सबसे पहले इसने दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शक्तिशाली सरदार इस पर अटैक कर रहे थे। उसने केवल कुतुबी और मुअज़्ज़ी सरदारों का दमन नहीं किया, दिल्ली सल्तनत को गजनी से अलग करके एक स्वतंत्र स्वरूप भी दिया। उसने मुल्तान और सिंध के जो सूबेदार थे नासुद्दीन कुबाचा और बंगाल के विद्रोही गयासुद्दीन को पराजित करके शांति स्थापित की। एक कुशल कूटनीतिज्ञ की तरह इसने अपनी सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। अपने राजपूत विजय करा, सल्तनत का करा, और विशाल साम्राज्य को जो हमने पढ़ा है, विशाल साम्राज्यों को इसने अनेक एकताओं में विभाजित किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि बगदाद के खलीफा से आपको जो है सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता प्राप्त करनी थी। बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये जो मैंने आपको पढ़ाया है। कला और साहित्य का भी बहुत विकास हुआ है इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। तो हमारा इल्तुतमिश आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं रुकनुद्दीन फिरोज़, जो इसका बेटा था, बिल्कुल ही नालायक। ठीक है, इल्तुतमिश की कब मृत्यु होती है? 30 अप्रैल 1236 को जो है
इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। अब इसकी एक बेटी थी रज़िया, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन जो तुर्क सरदार थे, जो इसका दूसरा पुत्र था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, वैसे ये नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था इल्तुतमिश, लेकिन रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को गद्दी पर बैठा दिया। कैसे कि नासिरुद्दीन महमूद की अचानक से मृत्यु हो जाती है और उनकी ये जो इच्छा है पूरी नहीं हो पाती है। जो दूसरा जो पुत्र था रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ये बिल्कुल ही आलसी था, अयोग्य था, विलासी था। तो इस स्थिति में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्र जो रज़िया है उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु होती है इल्तुतमिश की 30 अप्रैल 1526 को, जैसे ही सुल्तान की मृत्यु होती है तो इसको मानने से सरदारों ने इनकार कर दिया कि रज़िया बेगम जो है गद्दी पर नहीं बैठेगी। तो उन्होंने उसके पुत्र को रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को मई 1236 में, अप्रैल में देखिए डेथ हुई है, मई 1236 में जो है गद्दी पर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को इसको गद्दी पर बिठा दिया। बहुत ही विलासी प्रकृति का ये व्यक्ति था, ठीक है, बहुत ही दुराचार करता था, संभालने में बिल्कुल ठीक नहीं था। ऐसी स्थिति में जो उसकी माता है शाह तुर्कान के शासन में इसने हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया और राज्य की समस्त जितनी भी शक्तियाँ थी अपने हाथ में ले ली। ऐसा माना जाता है कि उसने निर्दयतापूर्ण शासन चलाना आरंभ कर दिया और मिनहाज उस सिराज के अनुसार शाह तुर्कान को इल्तुतमिश की दूसरी पत्नियां जो थी घृणा की दृष्टि से देखती थी। शाह तुर्कान जो है इल्तुतमिश की पत्नी थी, ठीक है, और अब उसको उन्हें दंड देने का अवसर मिल गया था। उसने क्रोधान्त आकर बदला लेना आरंभ कर दिया और उसमें से कई का वध करवा भी दिया। तो जो एक इसका इल्तुतमिश का एक योग्य पुत्र था कुतुबुद्दीन इसको अंधा करवा दिया। किसने? शाह तुर्कान ने, इसकी बीवी ने। ठीक है, तो अमीरों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया। सल्तनत में इस समय आप देख रहे हो कि इतनी चीज़ें मैसअप हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अशांति फैल रही है, अराजकता फैल चुकी है। तो कैसे हुआ कि गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने अवध में विद्रोह कर दिया और दिल्ली जाते हुए शाही कोष को इसने लूट लिया। ठीक है, तो इस तरह का माहौल हुआ। बस आपको इतना याद रखना है कि शाह तुर्कान इसमें अपना जो है बहुत ज़्यादा वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। तो राज्य में उत्पन्न अराजकता और मलिकों के विद्रोह का लाभ उठाकर इल्तुतमिश की जो पुत्री है, इतनी चीज़ें बीच में हो रही हैं, तो रज़िया को यहाँ पर एक मौका मिल गया और उसने क्या किया, राजगद्दी लेने का जो है निर्णय लिया। उसने लाल वस्त्र पहन लिए, सरदार से और नमाज की जैसे सरदारों से और नमाज के लिए एक तरफ जनता से शाह तुर्कान द्वारा दिए गए अत्याचारों के विरुद्ध न्याय की अपील की। यहाँ पर जो शाह तुर्कान थी, जो इल्तुतमिश की बीवी थी, ठीक है, तो ये जो है इसके खिलाफ ये खड़ी हो गई कि भाई कि मुझे मेरा हक दिया जाए। ठीक है, नमाज के लिए नमाज पढ़ रही थी जनता, वहाँ जाके खड़ी हो गई और अपील की और इल्तुतमिश फ़िरोज़ के लिए विरुद्ध इसने सहायता मांगी कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। तो जन समूह ने महल पर आक्रमण करके शाह तुर्कान जो थी, जो इल्तुतमिश की बीवी थी, उसको बंदी बना लिया और जनता ने फिर जो है रज़िया को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए शाही सेना के कुछ सेना और अमीर भी जो है रज़िया से मिल गए और परिणाम स्वरूप जो है एक रुकनुद्दीन को दिल्ली लौटने पर बंदी बना लिया और उसका वध कर दिया। तो इस तरह जो है ये सत्ता जो है घूम फिर के किसके हाथ में आ जाती है? घूम फिर के ये आ जाती है रज़िया सुल्तान के हाथ में। बहुत ही गंदे तरीके से इसकी मृत्यु होती है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर दें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रज़िया सुल्तान के साथ। तो टेक केयर एंड बाय बाय।